Hello dear students, myself Daisy ma'am, and we have covered two topics in this chapter, that is contact forces and non-contact forces. Now we are going to start Newton's law. So let's start. Newton's first law of motion. न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रही है? इट स्टेट्स दैट an object maintains its state of rest or of uniform motion unless compelled by some external unbalanced applied force. न्यूटन की फर्स्ट लॉ ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करता है, या फिर अगर वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में उसकी मूवमेंट हो रही है, तो वो अपने उस मूवमेंट को मेंटेन करके रखता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है, राइट। तो क्या बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो इससे एक्सप्लेनेशन में हम ये समझ सकते हैं कि जो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगा, और दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो वो उसी मोशन में, उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट को तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई भी चीज़ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है, हमारा घर है, हमारे घर में रखे हुए कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, वो तब तक अपनी जगह चेंज नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमको कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लेकिन इनका जो सेकेंड पार्ट है वो ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो उसी सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं कि कोई बॉल अगर मूव कर रही है तो वो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे वो रुक जाती है। तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है, और इस डाउट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई बॉल मूव कर रही है तो वो इसलिए रुकती है क्योंकि उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और तो इसका मतलब है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स हट जाए या फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दिया जाए तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो हमेशा मूव करता रहेगा। तो ये सेकेंड पार्ट को भी प्रूफ करता है कि सेकेंड पार्ट भी इसका एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो जो बॉल मूव कर रही है वो किस वजह से रुक रही है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, अपोजिंग फोर्स लग रहा है। तो अगर वो अपोजिंग फोर्स हटा दिया जाए तो क्या होगा, वो जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। सो यानी कि न्यूटन्स के दोनों ही पार्ट्स जो इस लॉ में है वो एक्सेप्टेबल है। As per Newton's first law of motion, left to itself, each and every object maintains its state of rest or of uniform motion along a straight line. ठीक है, न्यूटन लॉ क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव जा रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो एकदम सेम है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है, तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा। जब वो लगेगा तभी वो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। यानी कि फोर्स क्या है? फोर्स वो एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जो कि पुश और पुल के फॉर्म में उसकी कैपेसिटी होती है कि वो ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट से चेंज कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूवमेंट में ला सकता है, और अगर वो मूविंग स्टेट में है तो उसको रोक सकता है। तो दिस इज नोन एज द force. Now, next comes inertia and the law of inertia. Now, what is inertia? The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. यानी कि ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है कि वो अपने एक स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहे, या वो अगर मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से तो मूव करता ही रहे, तो इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। और इसी के वजह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। So inertia of an object, thus inertia of an object is its inherent property by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or of uniform motion along a straight line. यानी कि inertia किसी भी ऑब्जेक्ट की वो inherent property है जिसकी वजह से वो अपनी state of rest या अपनी state of motion को change नहीं कर सकता है, right?
नाउ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया डिपेंड करता है उसके मास पे। अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है, उस ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सो व्हाट वी कैन से, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो उसकी क्वांटिटेटिव, उसकी इनर्शिया का क्वांटिटेटिव मेजर है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा ही होगा। देन कम्स टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया के टाइप्स क्या हैं? इनर्शिया ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction. Inertia of rest. The inherent property of an object to oppose any change in its state of rest by itself is called the inertia of rest. यानी कि ऑब्जेक्ट की वो inherited property जिससे वो अपोज करता है उस चेंज को जो उसे स्टेट ऑफ रेस्ट से हटाने की कोशिश करता है, तो उस चेंज को ही अपोज करता है और इस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसका एग्जांपल, पहले हम एग्जांपल देखेंगे। व्हेन अ बस और अ कार सडनली स्टॉप्स मूविंग फॉरवर्ड, द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड। आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी बस या कार में आप मूव कर रहे होते हैं और कार जो है अचानक से आगे की तरफ जब मूव करती है तो पैसेंजर क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है, स्टार्टिंग में बस, कार, जो भी जिस भी व्हीकल पे आप हैं, और जो पैसेंजर हैं, कार और पैसेंजर दोनों ही स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं। जैसे ही व्हीकल स्टार्ट करता है मूव होने के लिए तो पैसेंजर का जो लोअर पार्ट होता है, क्योंकि वो सीट के कांटेक्ट में होता है, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है व्हीकल के साथ। जबकि जो अपर पार्ट होता है पैसेंजर का, स्पेशली विल टॉक अबाउट द हेड, हम अगर हेड की बात करेंगे तो वो रेस्ट पे रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इसीलिए जब बस चलने लगती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। नेक्स्ट इज a careless horse rider falls backward when the horse suddenly starts running at a fast pace. इसमें क्या है, सेम रीज़न है जो अभी हमने इसमें पढ़ा, ऊपर वाले में, ए वाले में पढ़ा, वही नेक्स्ट वाले में भी वही रीज़न है कि हॉर्स राइडर और हॉर्स जब स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होते हैं, दोनों रेस्टिंग फेज पर हैं, लेकिन जब हॉर्स मूव करना स्टार्ट करता है तो जो हॉर्स राइडर का जो लोअर पार्ट होता है वो क्योंकि कॉन्टेक्ट में हॉर्स के, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है हॉर्स के साथ, और जो उसका अपर पार्ट है, जो हेड पार्ट है हॉर्स राइडर का, वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। इसीलिए जब हॉर्स आगे की तरफ तेजी से भागने लगता है तो जो हॉर्स राइडर है वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। नेक्स्ट कम्स व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ इट। जब हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो कारपेट के फाइबर्स होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं उनकी रेस्ट पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो क्या करने लगते हैं, पीछे की तरफ वो गिरने लगते हैं। देन नेक्स्ट, when we vigorously shake the branch of a tree, some of the leaves, flowers and fruits fall from the tree. क्या होता है, जब हम किसी भी ट्री की ब्रांच को बहुत तेज़ी से हिलाने लगते हैं तो उसके जो पत्ते, फूल और जो फ्रूट्स होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। तो इसमें भी वही रीज़न है कि जब आप ब्रांच को हिला रहे हैं तो ब्रांच तो मूवमेंट में आ जाती है, मोशन में आ जाती है, लेकिन उसमें जो फ्रूट्स, लीव्स वगैरह लगे हुए हैं और फ्लावर्स लगे हुए हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इसीलिए वो सेपरेट हो जाते हैं ब्रांच से और नीचे ग्राउंड पर गिर जाते हैं। नेक्स्ट वी विल सी वन एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में आई विल शो यू द पिक्चर। इसमें क्या किया हुआ है, इस एक्टिविटी में एक ग्लास टम्बलर लिया हुआ है, खाली है ये ग्लास टम्बलर, और इसके ऊपर इसको आपने पहले टेबल पे रख दिया और इसके बाद इस ग्लास टम्बलर के ऊपर आपने एक स्मूथ और स्टिफ कार्ड को रख दिया। ठीक है, कार्ड आप कार्डबोर्ड का कार्ड काट के इसमें ऊपर लगा सकते हैं, और उसके ऊपर आपने एक 5 रुपये का सिक्का यानी 5 रुपये कॉइन को उस कार्ड के ऊपर रख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको एक क्विक और शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक मारेंगे कार्ड पे विद योर फिंगर, जैसे आप इसमें फिगर में देख रहे हैं। क्या होगा, कार्ड जो है वो आगे की तरफ चला जाएगा, जो कार्ड आपने इसके ऊपर रखा है वो आगे की तरफ चला जाएगा, और कॉइन जो है वो वर्टिकली ग्लास टम्बलर के अंदर गिर जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में कार्ड और कॉइन दोनों ही रेस्ट पर हैं, लेकिन जैसे ही आप कार्ड पर एक क्विक फ्लिक मारते हैं कार्ड मोशन में आ जाता है और वो आगे की तरफ चला जाता है, लेकिन ड्यू टू इट्स इनर्शिया प्रॉपर्टी कॉइन क्या करेंगे, अपने आप को रेस्ट की पोजीशन में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से वो ग्लास टम्बलर के अंदर वर्टिकली गिर जाएंगे। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन।
The tendency of an object to oppose a change in its state of uniform linear motion by itself is called the inertia of motion. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसमें वो जो स्टेट ऑफ लीनियर मोशन में है उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है अपने आप, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. तो इसमें एग्जांपल देखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ बस रनिंग एट अ हाई स्पीड सडनली अप्लाइज ब्रेक द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ फॉरवर्ड पुश. क्या है, जब भी कोई ड्राइवर बस को चला रहा है, बहुत स्पीड से वो बस को चला रहा है और अचानक से वो ब्रेक लगाता है तो पैसेंजर क्या होते हैं, आगे की तरफ गिरने लगते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्टार्टिंग में बस और पैसेंजर दोनों ही मोशन में है. ठीक है, बस भी चल रही है, वो उनकी कांटेक्ट में है सीट के, तो वो भी मोशन में है. लेकिन जैसे ही बस अचानक से रुकती है तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पैसेंजर है वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर आ जाता है, और जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है पैसेंजर का वो मोशन में आ जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. और इसीलिए क्या होता है, वो एक फॉरवर्ड पुश को एक्सपीरियंस करता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ जंप. ऐसा क्यों करता है एथलीट? ऐसा इसलिए करता है, जब एथलीट दौड़ता हुआ कुछ डिस्टेंस से दौड़ता हुआ आता है तो उसको एक स्पीड मिल जाती है, और उस स्पीड के में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाता है. और जब इनर्शिया ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाता है तो एथलीट एक लंबी जंप लगाने में बहुत ईजिली वो लगाता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन उसको लंबी जंप लगाने के लिए हेल्प करता है. Then next comes a person falls forward with his face downward while getting down from a running bus or a train. अब अगर कोई भी पैसेंजर है या कोई भी पर्सन है, अगर वो चलती हुई ट्रेन या बस से नीचे उतरता है तो क्या होता है, आगे की तरफ उसका मुंह आगे की तरफ वो गिरेगा, तो मुंह केवल आगे को गिरेगा. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पर्सन नीचे उतर रहा है एक चलती हुई बस से या ट्रेन से, अगर वो नीचे उतर रहा है तो उसके जो फीट हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं. एंड और वो रेस्ट पर आ जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड तो नहीं हिल रहा है ना, तो वो रेस्ट पर आ जाएगा. लेकिन जो उसका अपर पार्ट बॉडी का है वो मोशन में ही रहेगा. ठीक है, वो मोशन में ही रहेगा, लेकिन उसके जो फीट जब ग्राउंड को टच करेंगे तो वो रेस्ट पे आ जाएंगे. तो इस वजह से जो पर्सन है वो आगे की तरफ मुंह के बल गिरने लगता है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉलिंग ऑन द रोड, अ पैसेंजर व्हाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस और ट्रेन शुड रन फॉर फ्यू स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बस और ट्रेन. यानी कि अगर आप या कोई भी बस से उतर रहा है, चलती हुई बस या ट्रेन से उतर रहा है, तो उसको कुछ स्टेप्स आगे के लेने हैं. कहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में बस या ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में कुछ और स्टेप्स लेकर उसको तब उतरना है. देन नेक्स्ट, in a game of cricket, a fast bowler comes running from a long distance before throwing the ball. यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि इस तरह से करने से क्या होगा, अगर एक कोई भी क्रिकेटर है वो बॉलिंग करने के लिए आता है तो उससे पहले वो बहुत दूर से दौड़ता हुआ आता है. आप लोगों ने आप क्रिकेट देखते हैं, आपने ये सब चीज़ें देखी हैं. तो इससे क्या होता है, उसके अंदर जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो जाता है, गेन करता है, वो लार्ज इनर्शिया ऑफ मोशन को गेन करता है, जो उसको एक बहुत तेज़ स्पीड से बॉलिंग करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज अ लगेज इज यूजुअली टाइड विद अ रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस और कार. जब भी आप बस या कार के ऊपर लगेज को रखते हैं तो आप उसको उसकी छत पर रस्सी से बांध देते हैं. इसके क्या, इसमें भी देखिए हर एक एग्जाम्पल उसी का है जो कि आपको इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में बता रहा है. मूविंग बस और कार जब अचानक से रुकती हैं, जो लगेज है जो आपने छत पे बांध के रखा हुआ है वो अभी मोशन में ही है. ठीक है, लेकिन बस अचानक से रुक गई है तो उसमें क्या होगा, जो सामान है वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, नीचे गिर जाएगा. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लगेज को रस्सी से बांध दिया जाता है बस और कार की छत पे. अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर बस और कार अचानक से चलने लगते हैं, रेस्ट पोजीशन से अचानक से मूव करने लगते हैं, लेकिन जो सामान रखा हुआ छत पे वो अभी रेस्ट पोजीशन पर ही है, तो इसमें क्या होगा, जो सामान है वो पीछे की तरफ गिरने लगता है. तो इस कारण से ही हम लगेज को क्या करते हैं, टाई अप करके रखते हैं बस या कार की रूफ में विद द हेल्प ऑफ रोप. देन नेक्स्ट कम्स द ड्राइवर एंड पैसेंजर्स इन अ कार शुड वियर सीट बेल्ट. क्यों बोला जाता है कि सीट बेल्ट बांध के रखना है पैसेंजर्स को भी और ड्राइवर को भी? क्योंकि अगर सीट बेल्ट नहीं होगा और कार सडनली स्टॉप हो जाएगी बिकॉज ऑफ एनी इमरजेंसी और एक्सीडेंट, ठीक है, तो क्या करेंगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से अगर कार सडनली स्टॉप हो जाती है तो जो ड्राइवर और पैसेंजर हैं वो बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ गिर जाते हैं, हिक जाते हैं, गिरते नहीं हैं, हिक जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनर्शिया ऑफ मोशन उन पर लगता है और
ऐसा भी हो सकता है कि दे में हिट स्टीयरिंग व्हील और विंड स्क्रीन, इन सब चीज़ों पे जाके वो हिट हो जाएंगे, टक्कर उनको लग जाएगी और चोट लगेगी। तो इस तरह की रिस्क या इस तरह की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए ड्राइवर और पैसेंजर को हमेशा सीट बेल्ट बांध के रखनी चाहिए, ताकि ड्राइवर और पैसेंजर जो हैं वो आगे की डायरेक्शन में ना गिरें या फिर कोई भी एक्सीडेंट उनके साथ ना हो। So students, this is all about today's video, and in the next video we will learn about inertia of direction along with examples. Thank you very much.